हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज का जो ये वीडियो है ये हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, ये वैसे बच्चों के लिए है जो इको ऑनर्स में पढ़ते हैं और उनका सब्जेक्ट आ गया इकोनोमेट्रिक्स। अब सीनियर से कुछ और सुनने को मिल रहा है, क्लासमेट्स कुछ और कह रहे हैं, टीचर कुछ और कह रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है। उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगी। माय नेम इज़ खुशबू झा। आई हैव बिन टीचिंग यू एमएमई स्टैट्स। तो एमएमई 1, एमएमई 2, एमएमई 3 आप मेरे से पढ़ चुके हो सकता है पुराने बच्चे हो गए तो आप एमएमई 1, एमएमई 2 ही पढ़े होगे। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 भी आपने मेरे से पढ़ लिया है। जब ये सारे पेपर्स आप पढ़ लेते हो तो फिर आपकी बारी आती है किसको, इकोनोमेट्रिक्स की। ये तो हो गया कि बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनोमेट्रिक्स। तो कौन कौन से पेपर आपको आने चाहिए, तो स्टैट्स और एमएमई। और इकोनोमेट्रिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बच्चे। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो आपका बिल्कुल मेन पेपर है, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए मैथमेटिक्स के जो टर्म्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, फंक्शंस होते हैं, रिलेशन होते हैं, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो ना माइक्रो मैक्रो में, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आगे चल करके आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हो, पे ऑफ, इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत कुछ आप करते हो प्रोबेबिलिटी के थ्रू, तो आपको फिर स्टैटिस्टिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और अभी आप देखोगे कि इकोनोमेट्रिक्स में मेनली स्टैटिस्टिक्स ही ज़्यादातर यूज़ होगा, मैथमेटिक्स तो उतना सबको आता है। तो ये हो गया कि इकोनोमेट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो माइक्रो मैक्रो में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें कैलकुलेशंस भी चले आते हैं। माइक्रो मैक्रो में अगर कैलकुलेशंस मिक्स कर दे तो फिर आप सब्जेक्ट से भटक जाते हो। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल बनाते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिसिस करते हैं, उस मॉडल को फिर हम लोग एनालाइज करके के ऊपर सर्टेन डिसीजंस लेते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि क्या क्या फ्यूचर्स में सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो फिर हम आज अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इकोनोमेट्रिक्स के अंदर में पढ़ाया जाता है। तो मेनली आप समझ लो माइक्रो मैक्रो along with वाइड रेंज ऑफ कैलकुलेशंस, ये इकोनोमेट्रिक्स में आ गया। मेजरमेंट इन इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट वाली बातें हैं वो सब अब आपका इकोनोमेट्रिक्स में आ गया। अब स्टैट्स और एमएमई पढ़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। एक एक बार भी बस पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो रिकॉल कराना हमारा काम है। अगर आपने नहीं पढ़ा और आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने जा रहे हो, मिनिमम कितना आपको टॉपिक, मिनिमम से मिनिमम, तो चैप्टर 4 का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कम से कम इतना जरूर पढ़ लेना। चैप्टर 4 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स में, ठीक है। चैप्टर 6 तो पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ पाओगे तो चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 3 तो आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, और अगर अच्छे से करना चाहते हो तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इतना स्टैट्स का आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो मिनिमम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर 8 का हाइपोथेसिस टेस्टिंग और 7 का कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर ये 3 टॉपिक आता है इकोनोमेट्रिक्स फिर संभल जाएगा। और ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए भी आप अपना प्रवीण सर से बात करना अगर आपको चाहिए होगा बैकअप तो। अब सिलेबस जो है आपका इकोनोमेट्रिक्स का थोड़ा सा चेंजेस आ गया बच्चे। सिलेबस में अब 2 बुक्स आपकी लगी हैं, डीएन गुजराती और एक लगी है वुलड्रिज की। तो डीएन गुजराती से कॉन्सेप्ट्स तो आपको उसी से पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ गुजराती से पढ़ाए जा रहे हैं। और वुलड्रिज से ना एग्जाम्पल आपको करने हैं टेक्स्ट बुक के। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, लेकिन एग्जाम्पल गुजराती से भी करने हैं प्रैक्टिकल के और वुलड्रिज से भी करने हैं। तो कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम, रिक्वेस्ट आए कि मैम प्लीज़ आप प्रैक्टिकल के भी एग्जाम्पल्स करा दो। वैसे तो प्रैक्टिकल कराना कॉलेज का काम होता है, वो एक्सेल वगैरह सॉफ्टवेयर पैकेजेस पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग जो जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स होंगे वो हम लोग करा देंगे। आप उसको अपना एक्सेल डेटा शीट वगैरह ये सब पे आप अपना कॉलेज में कर लेना, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए। अब कॉन्सेप्ट में पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होगा। तो कॉन्सेप्ट में आपके टोटल 5 यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल रिग्रेशन मॉडल, इसमें आता है आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन हम लोग आपको कहेंगे कि अगर आपके पास बुक है, चैप्टर 1 एक बार रीड कर जाना। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर 1 पढ़ने से ये पता लग जाता है ना कि इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं। एक जैसे फिल्म का प्रोमो होता है ना, वैसे ही ये होता है, स्टार्टिंग में सारे इंट्रोडक्शन दे देता है। नहीं है कोई बात नहीं, आप चैप्टर 2 से सीधा स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दोनों मिलाकर के आ जाएगा आपका यूनिट 1 में सिंपल रिग्रेशन मॉडल।
नेक्स्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका चैप्टर 4 यूनिट। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शनल फॉर्म्स। इन सब में हम लोग लीनियर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे दोनों में, लेकिन बहुत सारे फंक्शनल फॉर्म आएंगे, एक्सपोनेंशियल मॉडल आएगा, रेसिप्रोकल मॉडल आएगा, लॉगरिथमिक मॉडल आएगा, बहुत सारे मॉडल आएंगे। वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फंक्शनल फॉर्म में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें डमी वेरिएबल भी आएगा। ठीक है, डमी वेरिएबल बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अभी बताना पॉसिबल नहीं है, वो जब आएगा चैप्टर 6 तब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वॉयलेशंस ऑफ एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस होते हैं, हर मॉडल जो है ना उन एजम्पशंस को 10 से 11 एजम्पशंस होते हैं फॉलो करता है। अगर एक भी एजम्पशंस गलत हो गया तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो वॉयलेशंस ऑफ एजम्पशंस के लिए आपके चैप्टर बन गए हैं। 7, 8, 9, 10 ये सब वॉयलेशंस ऑफ एजम्पशंस के लिए हैं। अलग अलग एजम्पशंस के लिए अलग अलग चैप्टर होंगे। ये सब थोड़े से थ्योरेटिकल हो जाएंगे और लर्न ज़्यादा करना होगा। न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत है, मतलब इन सब में 30% न्यूमेरिकल, 70% थ्योरी रटने वाला। और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये इंटायरली आपका न्यूमेरिकल होगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल है, रटना बहुत कम है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस गुजराती का, चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 10 तक। अगर सिंपल वे में बोलें तो 2 से लेकर के 10 तक आपको करना है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ पे आपको असिस्ट करेंगे। मैंने कहा डीएन गुजराती के तो एग्जाम्पल्स होंगे ही, जब कॉन्सेप्ट कराएंगे तो बीच बीच में एग्जाम्पल्स तो कराएंगे ही। उसके बाद से वोल्टेज के भी एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे। तो कोर्सेज में आपको राइट वे क्लासेस में क्या क्या मिलेंगे? तो एक मिलेगा ऑनलाइन रिकॉर्डेड, एक मिलेगा ऑफलाइन रिकॉर्डेड। ऑनलाइन रिकॉर्डेड में क्या है कि आपको डेली एक मीटिंग जनरेट होगा, आपको वो ज्वाइन करना है। लाइव सेशन आप पहले भी पढ़ते चले आए हो, लाइव सेशन ज्वाइन करोगे, बिल्कुल मेरे साथ लाइव क्लासेस लोगे, वहीं पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इसमें मिलेगा आपको अपडेटेड सिलेबस, जैसे अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐड कर दिया तो वो भी आपको मिलेगा, एंड डेली लाइव सेशंस। यहाँ भी अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, लेकिन डेली लाइव सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? ऑफलाइन रिकॉर्डेड ले रहे हो। ऑफलाइन रिकॉर्डेड वैसे बच्चे लेते हैं जो किसी भी कारणवश मैनेज नहीं कर पाते टाइम। एक खास टाइम पे हमारी क्लास लगती है डेली, वो अगर उस टाइम पे नहीं आ सकते, बहुत सारे वजह हो सकती है। वो किसी सोसाइटी को ज्वाइन किए हुए हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई ड्रामा सोसाइटी में होता है, कोई एक्टिंग में होता है, कोई अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता है, कोई साइड में अपने पॉकेट मनी के लिए अर्न कर रहा होता है। ठीक है, वो बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पाते, या किसी को बहुत दूर ट्रैवल करके घर जाना है कॉलेज से, वो भी टाइम पे नहीं पहुंच पाते, वैसे बच्चे ऑफलाइन रिकॉर्डेड ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वाले बच्चे को भी सेम डे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाता है। जैसे आज आपकी क्लास होगी तो रात को 10:30 से 11 बजे तक वो अपडेट हो जाता है, वो मतलब अपलोड हो जाएगा, आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगा। सेम डे रिकॉर्डेड लेक्चर से सेम डे, हर रोज वीडियोस की इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, सब कुछ होता है, अपलोडिंग भी होता है, ताकि बच्चों का एक भी दिन मिस ना हो। उनका एक भी दिन ऐसे ना चला जाए कि अरे आज वीडियो नहीं आया, आज नहीं पढ़ना है, एक ही दिन फिर दो दो वीडियो आ गया, ऐसा हम लोग बर्डन बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपको डेली अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। असाइनमेंट मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट के बाद असाइनमेंट सेम वहाँ भी मिलेगा, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ एक है कि आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो और लाइव सेशन में आप लाइव अटेंड कर सकते हो। वैसे अब तो बच्चे सारे रिकॉर्डेड मोड पे ही चले जाते हैं, लाइव तो बड़े कम बच्चे आते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है। असाइनमेंट दोनों बच्चों को मिलेगा, प्रीवियस पेपर भी सभी के लिए सेम है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी इस बार से मिलेंगे जो कि सेम होंगे। डेली डाउट सेशन होता है, जैसे ही हमारा लाइव क्लास खत्म होता है उसके बाद से हमारा डाउट सेशन ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो जाता है, बच्चे डाउट लेकर के आते हैं, वो देते हैं जो भी। क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन भी दोनों बच्चों के लिए है। इसके साथ साथ टेस्ट भी होता है, टेस्ट मैंने नहीं लिखा था, टेस्ट बस इसलिए कि अचानक से आपको एग्जाम में डर ना लगे, वो डर आपका पहले एक बार निकल जाना चाहिए। टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। अब बात आती है कि मैम ऑनलाइन क्यों पढ़ें? ऑनलाइन पढ़ने से आपका टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा? आने जाने का टाइम बचेगा, ट्रैवल नहीं करोगे तो थकोगे नहीं, एनर्जी भी बचेगी, मोर फोकस आपको लगेगा ऑनलाइन में, है ना। ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर मान लो कि 60 या 70 बच्चे मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं, 100 बच्चे भी हैं, लेकिन एक बार में आपको सिर्फ मैम का फेस दिख रहा है, तो जब आई कांटेक्ट होगा स्क्रीन पे तो आपको लगेगा मैम सिर्फ मुझे अकेले पढ़ा रही हैं, आपके आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वो इंडिविजुअल अटेंशन का भी काम करता है। ठीक है, कंफर्टेबल भी रहोगे आप, अपने बेड पे अपने टेबल चेयर पे पढ़ोगे तो थोड़ा कंफर्टेबली आप पढ़ सकते हो, पानी का बॉटल बगल में होगा, ये सारा कुछ मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो कंफर्टेबिलिटी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है रिवीजन प्लस बैकअप। जब आपको ऑनलाइन में जब रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है
तो आप उसको रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था, मम्मी ने डांट दिया फ़ोन पे, अब आपका मन ही नहीं लग रहा क्लास में, मैम तो निकल गई आगे, अब कैसे होगा? तो लाइव में अब आप नहीं बोलोगे ना कि मैम एक बार और मैंने सुन नहीं पाया, आपको मेरी मम्मी ने डांटा था, मेरा ध्यान नहीं लगा, तो मैम क्या आधा घंटा और क्लास रिपीट करेंगे आपके लिए? नहीं। तो फिर आप उसको क्या करोगे, रिवीजन में बाद में कर लोगे खुद से। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाए तो आप उसको फिर क्या कर सकते हैं, बैकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं वीडियोस को। जैसे कल आपको क्लास में आना है, आज आप क्लास नहीं ले पाए, तो आज की क्लास आप रात में देख लो, कल आ जाओ, या फिर कल शाम तक मैनेज कर लो, देखना फिर क्लास में आ जाओ। ये काफ़ी फ़ायदा होता है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन से सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया भी है। ठीक है, ऑनलाइन में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, कोई क्लास मिस होता ही नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, बच्चों पे आ गई। फॉर फर्दर इंक्वायरीज, अब देखो मेरे हिसाब से जो जो इंक्वायरीज बच्चों के दिमाग में होती है वो सब तो मैंने आपको बता दिया। अ, और अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप फिर इस नंबर पे अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको या कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो आप वहाँ पर दे सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बोलने से पहले पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे, वैसे तुम हर सेमेस्टर में बताते हैं, इस बार भी बता देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से मैथ्स और स्टैट्स ना पढ़े हो, बिल्कुल नए हो। आप जब लाइव क्लास में बैठते हो ना, तो अपना एक नोटबुक, 500 पेजेस का लगभग एक इतनी मोटी सी नोटबुक होती है, वो लेकर के बैठो, क्योंकि इसमें काफ़ी कंटेंट होगा और काफ़ी नोट्स बनेगा। चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक का सारा नोट्स एक ही नोटबुक में होना चाहिए, ताकि बाद में हमारे ऊपर बर्डन ना आए कि ये नोटबुक कहाँ गया, वो नोटबुक कहाँ गया। सब एक ही जगह होना चाहिए, रिवीजन करने में, पढ़ने में, सब कुछ में आसानी होती है। साथ में आप एक पानी का बॉटल लेकर के बैठोगे, पानी के बॉटल से आप सिप सिप करके पानी पियोगे तो आपको हेडेक नहीं हो। जब कभी मौका मिले तो आप स्क्रीन से 2-4 सेकंड के लिए अपने आई कांटेक्ट को हटा लिया करो, इससे भी काफ़ी राहत मिलता है आईज़ को। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ते ही होंगे, या स्कूल डेज में भी आपके कोरोना लगा था, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे स्क्रीन पे स्टडी को कैसे मैनेज करना है। साथ साथ नोट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको दोबारा वीडियो खोल के नहीं देखना पड़ेगा, आपका नोट्स उसी टाइम बन गया। अब नेक्स्ट क्लास में आने से पहले बस एक बार ऐसे ऐसे पेज पलटा, याद आ गया सब कुछ, तो 2 मिनट या 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब आप 1 घंटे का वीडियो क्या खोल करके फिर से पढ़ने जाओगे, कोई नहीं करता, इतना इतना टाइम होता कहाँ है। माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, कॉलेज भी जाना है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप साथ के साथ ही नोट्स बना लो, तो वो बेस्ट है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, अब बाद में वीडियो को पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना लो, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो ये तो सारा कुछ हो गया कि क्या सिलेबस है, हम लोग आपको क्या-क्या देंगे और कैसे पढ़ना चाहिए। बात बाकी आपको पता ही है कि 90% स्टूडेंट्स का लेबर होता है, 10% सिर्फ टीचर हेल्प के लिए होते हैं, तो वो हेल्प हम लोग आपको देंगे, लेकिन मेहनत आपको खुद करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये इकोनोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके बगैर तो आप सोच भी नहीं सकते, ये तो इंपॉर्टेंट पेपर है ही। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा, अभी आप पढ़ लो जितना भी आपको टफ लगता है, लेकिन आगे इतना नहीं करना पड़ता, आगे सब कुछ बना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पैकेज में आता है। आपको सिर्फ एक डेटा एंट्री करवा देनी होती है किसी जूनियर से, क्लिक कर देना और अपना डिसीजन सुना देना। बड़े बड़े कंपनी में आप बड़े बड़े पोस्ट पे बैठोगे, आपको सिर्फ सारा कुछ देख करके एक डिसीजन दे देना है। ठीक है, कि इस कंपनी को टेंडर देना है या नहीं, इस मार्केट रिसर्च ये कह रहा है तो अभी प्रोडक्शन करें या रोक दें, या प्रोडक्शन बढ़ाएं या कम कर दें, ये सारा डिसीजन आपको लेना। तो ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप सिलेबस कर लोगे तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि मैम ने क्या कहा था, इसलिए भी ज़्यादा कुछ नहीं आपको कन्फ्यूज़न में डालेंगे। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग अपने क्लास में। So best of luck for your future, and see you in the next class. Yes, see you in the class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.